हेलो। अ, ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारे सेकेंड ईयर का जो पेपर है लॉजिक या तर्कशास्त्र उससे संबंधित है और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसे कि हम सारे स्टूडेंट्स को मालूम ही है कि हम लोगों ने इसमें फैलेसीज पढ़ी। अब मैं आपको इस वाले लेक्चर में जो तर्कशास्त्र की मूलभूत टर्म्स हैं या पद हैं उनसे परिचित करवा रही हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी आपने ने पढ़ा, तो इससे भारतीय दर्शन पढ़ा और नीति शास्त्र पढ़ा। तो उसमें मैंने आपको जब बिगनिंग में लेक्चर्स दिए थे तो ये बताया था कि आपको जैसे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं, दर्शन पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोग इसकी जो पद होते हैं या जो टर्मिनोलॉजी होती है उससे परिचित नहीं होते हैं। तो जिस प्रकार से कि हमने भारतीय दर्शन में आपको जो जो भी हम उसमें टर्म्स यूज़ करते थे, जैसे हम मेटाफिजिक्स यूज़ करते थे, एपिस्टेमोलॉजी यूज़ करते थे, और तो इटर्नल और कितने सारे वर्ड्स थे जो हम यूज़ करते थे इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड। तो उन सबका हमने अध्ययन करा था, उससे उनसे हम परिचित हुए थे तभी, क्योंकि इन बिना किसी जो भी टर्म्स हम यूज़ करते हैं या शब्दावली यूज़ करते हैं किसी भी पेपर में, उसको अंडरस्टैंड किए बिना हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला जो लेक्चर है इसका भी जो पर्पस है या उद्देश्य है वो बेसिकली आपको जो लॉजिक में टर्मिनोलॉजी या शब्दावली वो जो प्रयुक्त होंगी उनसे परिचित करवाना है। अब इस जैसे कि जो टर्म्स इसमें आती हैं वो बेसिकली आती हैं, जैसे इन्फेरेंस आता है, अनुमान आता है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं अनुमान, प्रपोजिशंस या तर्कवाक्य, और सेंटेंसेस, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंसेस एंड तर्कवाक्य, प्रपोजिशंस, अच्छा वाक्य और तर्कवाक्य में अंतर, और आर्ग्यूमेंट या युक्तियाँ। तो ये विभिन्न पद हैं या टर्म्स हैं जो कि इसमें तर्कशास्त्र में प्रयुक्त होते हैं, और इनसे आपको बहुत अच्छे से परिचित होना चाहिए। और आपको एक बार आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे टर्म्स को, तो विषय जो है वो आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नहीं तो इसमें आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि आपने बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं करा। तो जैसे अगर हम इसकी इन्फेरेंस की, अनुमान की बात करें, तो अनुमान को हम कैसे परिभाषित करते हैं या इन्फेरेंस को कैसे परिभाषित करते हैं। इन्फेरेंस जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम किसी एक तर्क वाक्य को स्थापित करते हैं या तर्क वाक्य पर पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अदर प्रपोजिशंस। कुछ और तर्क वाक्यों की सहायता से हम पहुंचते हैं। अर्थात एक कहना चाहिए इट्स अ प्रोसेस in which we arrive at certain conclusion on the basis of certain other propositions। अब इसमें थोड़ा सा भाषा का आपको वो करना पड़ेगा, आई मीन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज क्योंकि इसकी जो मूल पुस्तक है वो अंग्रेजी में है और उसका ट्रांसलेशन उपलब्ध है। तो वो मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देती हूँ। लेकिन फिर भी आपको अगर संभव हो तो आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसकी एक बार अंग्रेजी, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक है वो इरविंग एम कोपी की है और अंग्रेजी में और इजीली अवेलेबल है। तो आप यदि संभव हो तो एक बार रीडिंग उससे ज़रूर आप करिए, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली और बहुत ल्यूसिड वे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इन्फ्रेंस को हम अभी मैंने जैसे इसको अंग्रेजी में डिफाइन करा, परिभाषित करा, तो उसमें कहने का मतलब ये है कि जो अनुमान होता है या इन्फ्रेंस होती है, बेसिकली क्या होता है उसमें हम कुछ तर्कवाक्यों को स्थापित करते हैं और किन्हीं अन्य तर्कवाक्यों की सहायता से। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये कोई किताब का एग्जाम्पल नहीं, ये तो मैं आपको समझाने की दृष्टि से बता रही हूँ कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि इट इज क्लाउडी आउटसाइड, सॉरी, इट इज क्लाउडी आउटसाइड सो इट इज गोइंग टू रेन हेवीली। अगर हम कहते हैं कि भाई, मतलब हमने अनुमान किसका करा, किसी भविष्य में होने वाली घटना का करा कि तेज बारिश होने वाली है, और वो किस आधार पे करा कि बाहर बहुत क्लाउडी वेदर हो रहा है, इस आधार पे करा। तो अभी अभी हमने जो अनुमान को परिभाषित करा या इन्फेरेंस को परिभाषित करा, वो इस प्रकार से करा कि जिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी तर्कवाक्य को स्थापित करते हैं या उस पर अराइव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अदर प्रपोजिशंस, कुछ और तर्क वाक्यों की सहायता से। ठीक है, तो ये तो आई थिंक इट्स क्लियर। इसको अपन इन्फेरेंस कहते हैं या अनुमान कहते हैं। दूसरा जो आपका पद आपको पता होना चाहिए लॉजिक में, और जो आप फ्रिक्वेंटली
फ्रीक्वेंटली क्या है, ऑलमोस्ट थ्रू द बुक आपको ये वाले जो पद हैं वो बार बार आपको यूज में आएंगे। तो जैसे दूसरा जो इसमें टर्म आती है इंपॉर्टेंट, वो है प्रपोजिशन। तो इसमें पहली बात तो ये है कि जैसे जो लॉजिक में हम प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो एक आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात जरूरत नहीं है। एक होती है प्रीपोजिशन और एक होता है प्रपोजिशन। तो प्रीपोजिशन तो हम अंग्रेजी व्याकरण में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे जो स्पेलिंग है प्रपोजिशन की वो है PROPOSITION, प्रपोजिशन। और इसका तात्पर्य क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं तर्क वाक्य। ठीक है, तो बार बार आपको तर्क वाक्य आएगा, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई व्हाट इज अ प्रपोजिशन, तर्क वाक्य है क्या, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो तर्क वाक्य क्या है, प्रपोजिशन इज समथिंग विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। प्रपोजिशन क्या होता है, तर्क वाक्य क्या होता है, जो या तो सत्य होता है या असत्य होता है, उसको हम तर्क वाक्य कहते हैं। और दूसरी बात कि भाई ठीक है, तर्क वाक्य में क्या वो है, क्या इनकी खासियत है। तो तर्क वाक्य को हमने डिफाइन करा कि प्रपोजिशन समथिंग विच इज ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स कहने से, तो इन दिस रिस्पेक्ट दे डिफर फ्रॉम क्वेश्चंस एंड कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस। जो इसकी परिभाषा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो तर्क वाक्य है वो किससे अलग है, या किससे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम प्रश्नों से, क्वेश्चन से, कमांड्स, ऑर्डर से, और एक्सक्लेमेशंस। एक्सक्लेमेशंस होते हैं जैसे कि हम जो हिंदी में उनको बोलते हैं अपन विषम्य बोधक वाक्य जैसे होते हैं। जैसे हम ईश्वर के लिए अगर हम कह रहे हैं कि ओ गॉड यू आर ग्रेट, तो ये एक विषम्य बोधक स्टेटमेंट है। और अगर जैसे कमांड है, तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि शट द डोर, तो इट्स अ कमांड, ये एक ऑर्डर है। कहते हैं स्पीक द ट्रूथ, तो ये भी क्या है, एक कमांड है। और इसी तरह से जैसे हम क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो कितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो लेकिन अब हमारा यहाँ पे जो प्रसंग है वो क्या है कि हाउ डू द प्रपोजिशंस डिफर फ्रॉम क्वेश्चंस, कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशंस। तो देखो क्वेश्चंस तो क्या है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कमांड्स दिए जा सकते हैं, और एक्सक्लेमेशंस जो हैं वो अटर किए जा सकते हैं। लेकिन नीदर ऑफ दीज, दैट इज नीदर क्वेश्चंस नॉर कमांड्स नॉर दीज एक्सक्लेमेशंस, वी कैन नॉट जज देम एज आइदर ट्रू और फॉल्स। हम उनको सत्य या असत्य कह के उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं, जबकि जो तर्क वाक्य हैं उनको हम सत्य या असत्य कहते हैं। तो दैट इज व्हाई वी डिफाइंड प्रपोजिशन एज प्रपोजिशन समथिंग विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इस प्रकार से आज जब आप इससे डिफरेंस करेंगे क्वेश्चन से, कमांड से, एक्सप्लेनेशन से, तब आपको उसका अर्थ प्रपोजिशन का या तर्क वाक्य का सही मायने में समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो टर्म्स हैं वो हैं सेंटेंसेस एंड प्रपोजिशंस। तो एक्चुअली आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपके किताबों में जिस प्रकार से दिया हुआ है टॉपिक, वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ प्रपोजिशन। तो अर्थात वाक्य में और तर्क वाक्य में हम अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो सेंटेंसेस, तो जैसे हम अगर डिफाइन करें या परिभाषित करें, तो सेंटेंस तो क्या होता है, सेंटेंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो सेंटेंसेस मेरली एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। भाई जो वाक्य होता है वो एक शब्दों का विन्यास होता है, उसमें उसको हम वाक्य कहते हैं। अब दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, है ना, और और वो दो क्यों होंगे, क्योंकि उनमें वर्ड्स होंगे और वर्ड्स का अरेंजमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन दो सेंटेंसेस होते हुए भी दे माइट बी कन्वेइंग द सेम प्रपोजिशन। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है कि सेंटेंसेस दो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, बट दे माइट कन्वे द सेम प्रपोजिशन, लेकिन वो एक ही तरह वाक्य को असर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यानी कि हम किन्हीं भी दो सेंटेंसेस के द्वारा सेम प्रपोजिशन को या एक तर्क वाक्य को असर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लें, तो अब यहाँ पे ये चूंकि मैं क्लियर कर दूं आपको, तो ये क्योंकि इसका वेस्टर्न थिंकर है, इरविंग एम कॉपी इसके ऑथर हैं, तो यहाँ पे जो आपका नेम्स आएंगे या जो भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो जनरली आपको जैसे जॉन है, मैरी है, स्मिथ है, ऐसे नेम्स आएंगे, वेस्टर्न नेम्स हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स में हम इनको यूज करेंगे। तो जैसे कि इसमें जो एग्जाम्पल है आपकी पुस्तक में वो दे रखा है, इस वाली चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ प्रपोजिशन। तो इसमें जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मैरी लव्स जॉन, ठीक है।
और मैरी जॉन को प्रेम करती है। दूसरा जो सेंटेंस है, जॉन इज लव्ड बाय मैरी, है ना। अब इसको देखें तो दो सेंटेंसेस हैं, दीज आर क्लियरली टू सेंटेंसेस, बट एंड द फर्स्ट सेंटेंस मैरी लव्स जॉन, इट कंटेन्स 3 वर्ड्स, इसमें 3 शब्द हैं। एंड जॉन इज लव्ड बाय मैरी, इट कंटेन्स 4 वर्ड्स, ठीक है। तो पहले वाले जो वाक्य है उसमें तो 3 शब्द हैं और दूसरे वाले वाक्य में 4 शब्द हैं। लेकिन दोनों सेंटेंसेस, दीज आर क्लियरली टू सेंटेंसेस बिकॉज ऑफ द number of words and because of the arrangement of words. So these are two sentences, but they convey the same preposition or they assert the same preposition. लेकिन वो same preposition assert करते हैं। तो हम क्योंकि दोनों में का अर्थ क्या आ रहा है कि भाई मैरी लव्स जॉन या जॉन इज मैरी लव्स जॉन एंड जॉन इज लव्ड बाय मैरी, तो दोनों का मीनिंग तो एक ही है। अर्थात हम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पे वाक्य को और तर्क वाक्य में क्या अंतर होता है उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो हमने अभी देखा इस एग्जाम्पल की सहायता से, इस उदाहरण की सहायता से, कि 2 सेंटेंसेस जो क्लियरली 2 हैं बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मुलेशंस ऑफ बिकॉज ऑफ देयर फॉर्मुलेशन और अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, बट दे कन्वे द सेम प्रपोजिशन। तो इस तरह से अगर हमको आपके जैसे ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका लोगों का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ये जनरली आपसे पूछा जाता है, ये वाले जितने भी टर्म्स हम डिफाइन कर रहे हैं या ये भी है कि वाक्य और तर्क वाक्य में क्या अंतर है। तो एग्जैक्टली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे, परिभाषित करेंगे तो कि वाक्य में और तर्क वाक्य में, तो वाक्य तो क्या होता है, वाक्य को एक तरह से हम कहते हैं कि इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जो वाक्य होगा वो तो किसी पर्टिकुलर भाषा से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन जो प्रपोजिशन है इट इज नॉट पिक्यूलियर टू एनी लैंग्वेज, है ना। ये इसको हम किसी विशेष भाषा में बांध नहीं सकते हैं। अब इस चीज को समझेंगे कैसे, इसको वापस हम एक एग्जांपल लेकर समझने के लिए, जैसे कि हम लेते हैं 4 सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि उसमें हम फॉर एग्जांपल इफ वी टेक इट इज रेनिंग, वही बाहर बारिश हो रही है। अब इसी सेंटेंस को हम हिंदी में बोल सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। फर्स्ट सेंटेंस हो गया इट इज रेनिंग, सेकंड इज बाहर बारिश हो रही है, थर्ड अगर संस्कृत है तो संस्कृत में बोल सकते हैं, स्पेनिश में बोल सकते हैं, इटालियन में बोल सकते हैं, जर्मन में बोल सकते हैं, एस रेगनेट, ESREGNET, एस रेगनेट, ये जर्मन भाषा में, ये एग्जाम्पल्स आपकी उसमें पुस्तक में दे रखे हैं। तो इस प्रकार से आप स्पेनिश में, इटालियन में किसे हम इस मतलब मूल जो हमारा वाक्य है वो क्या है कि बाहर बारिश हो रही है, हिंदी में, अंग्रेजी में इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। तो अब हम इसको इस एक वाक्य को हम 10 तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसको हम 10 में क्यों लिखा है, क्योंकि बिकॉज दे आर सर्टेन इन 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। सेंटेंसेस आर 10 दो दे कन्वे द सेम मीनिंग, माइंड इट कि हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, हम हमारा जो फोकस है वो किस पे है, इस चीज पे कि दो द सेंटेंसेस आर 10 वाक्य हमारे सामने हैं, लेकिन जो उसमें प्रपोजिशन कन्वेड है, जो उसमें मीनिंग कन्वेड है वो एक ही है कि भाई बाहर बारिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 10 सेंटेंस हैं या 3 है 4 हैं, जितने भी सेंटेंसेस हैं, जितनी भी भाषा जिसको आती है, कि ये दीज वेरियस सेंटेंसेस आर द फॉर्मुलेशन ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन, अर्थात ये सारे एक सिंगल तर्क वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इतने सारे सेंटेंसेस। तो ठीक है, इसको आप बार बार आप थोड़ा इस पर रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे, तब आपको इसमें से शुरू में हो सकता है थोड़ा सा आपको वो लगे, यू माइट नॉट फाइंड इट वेरी क्लियर, लेकिन आप सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाक्य में और तर्क वाक्य में क्या अंतर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट इसका टर्म है या पद है वो कौन सा है, नेक्स्ट टर्म है हमारा आर्ग्यूमेंट या युक्ति। तो आर्ग्यूमेंट या युक्ति को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि और इनफैक्ट पूरी जो लॉजिक है वो आर्ग्यूमेंट और युक्ति के इर्द गिर्द ही आप इसका डिस्कशन पाएंगे, क्योंकि लॉजिशियंस का जो मेन कंसर्न है दैट इज विद द आर्ग्यूमेंट्स और द युक्ति के साथ में होता है। तो अब युक्ति को समझने के लिए हमें पहले तो ये समझना होगा कि भाई जो भी हमारी इन्फ्रेंसेस होती है, अनुमान होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक आर्ग्यूमेंट होता है या युक्ति होता है।
और अब युक्ति को हम डिफाइन करें तो युक्ति को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि युक्ति बेसिकली अगर हम डिफाइन करें आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट को हम डिफाइन करते हैं इट्स अ ग्रुप ऑफ सर्टेन प्रपोजिशंस। ये किन्हीं तर्क वाक्यों का समूह होता है जिसको कि हम युक्ति कहते हैं या आर्ग्यूमेंट कहते हैं। लेकिन जो इसमें अंडरस्टैंड करने की बात है, जो समझने की बात है, वो क्या है कि इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, युक्ति होती है, इट हैज अ सर्टेन स्ट्रक्चर, इट इज नॉट मेरली अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस। हम इसको डिफाइन तो कर देते हैं कि भाई इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रपोजिशंस, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है आर्ग्यूमेंट का या युक्ति का। अब इसके स्ट्रक्चर को समझें तो स्ट्रक्चर को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली आर्ग्यूमेंट में एक तो निष्कर्ष होता है, ठीक है, एक तो कंक्लूजन होता है, और कुछ उसमें आधार वाक्य होते हैं या प्रीमाइसेस होते हैं। अब निष्कर्ष को आप कैसे डिफाइन करने के लिए आता है कि निष्कर्ष को या कंक्लूजन को या प्रीमाइसेस को, तो अब निष्कर्ष को आप कैसे पहचानेंगे, निष्कर्ष को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि निष्कर्ष क्या है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी युक्ति में जो निष्कर्ष है वो वह तर्क वाक्य है जिसको कि हम किन्हीं अन्य तर्क वाक्यों की सहायता से स्थापित करते हैं, ठीक है। और जो अन्य तर्क वाक्य हैं वो क्या है, उनको हम कहते हैं आधार वाक्य कहते हैं, और अंग्रेजी में हम प्रीमाइसेस कहते हैं। अर्थात और ये प्रीमाइसेस को हम डिफाइन करना चाहें या परिभाषित करना चाहें, ये तर्क वाक्यों को परिभाषित करना चाहें तो हम कैसे परिभाषित करेंगे कि इनफैक्ट जो भी हम कंक्लूजन स्टैब्लिश करते हैं किसी आर्ग्यूमेंट में या युक्ति में, जो स्थापित करते हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, आधार वाक्यों के बेसिस पे कर रहे हैं, प्रीमाइसेस के बेसिस पे कर रहे हैं। और तो ये जो प्रीमाइज, तो वो कंक्लूजन स्थापित कैसे हो रहा है, इनफैक्ट जो इसके ये बिगनिंग पॉइंट, जो प्रीमाइजेस होती हैं किसी भी आर्गुमेंट की, वो दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स, दे आर द बिगनिंग पॉइंट्स। तो वो जो ये जो प्रीमाइजेस होती हैं ये उस कंक्लूजन के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, है ना, ये एक उसको कहना चाहिए उसको आधार प्रोवाइड करती हैं, शायद इसीलिए इनका नाम आधार वाक्य इनको कहते हैं या प्रीमाइजेस कहते हैं। और उनको एक रीजन प्रोवाइड करती हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग द कंक्लूजन। तो इस तरह से जो आर्ग्यूमेंट होता है वो उसमें हम एक कंक्लूजन होता है और आधार वाक्य होते हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रीमाइसेस। अर्थात एक युक्ति में एक निष्कर्ष होता है, युक्तियों को हम प्रिसाइसली हम इसको परिभाषित करें, ये आपके आता है एग्जाम में कि युक्ति जो होता है वो तर्क वाक्यों का समूह होता है, लेकिन केवल तर्क वाक्यों का समूह ही नहीं, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है, उसका एक आकार होता है, और उस आकार को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम उसको उसमें कुछ बिगनिंग पॉइंट के रूप में या स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में तो कुछ आधार वाक्यों को पाते हैं, और निष्कर्ष के रूप में भी हम तर्क वाक्यों को पाते हैं। तो जो निष्कर्ष वाला जो तर्क वाक्य निष्कर्ष को स्थापित कर रहा है वो तो ऑब्वियसली कंक्लूजन हो गया, और जो आधार वाक्य जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हम प्रीमाइसेस कह देते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका युक्ति का स्ट्रक्चर आ जाता है। और अब इसको अगर हम बेसिकली जैसे एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो हमारे, हम कोई भी पढ़ते, चाहे इंडियन फिलॉसफी पढ़े, चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो जनरली हम लोगों एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हम सब मनुष्य मरणशील वाला देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसको, जैसे लॉजिक में तो वैसे आपके बहुत एग्जांपल्स आएंगे आगे, लेकिन अभी आप समझने के लिए कि भाई जैसे युक्ति का स्ट्रक्चर को आपको समझना है तो आप कर क्या सकते हैं, आप इसमें कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो। तो हम जैसे कहते हैं, मैं आपको जो इसका पीटीएफ दूंगी उसमें ये एग्जाम्पल वगैरह आपको मिल जाएंगे। अभी तो आप समझने की दृष्टि से अपने माइंड में जो है इसका पिक्चर बना लीजिए कि जैसे हम एक युक्ति, जैसे मैं अभी जो असर्ट कर रही हूँ वो एक युक्ति है, वो एक आर्ग्यूमेंट है। लाइक पहला है ऑल मैन आर मॉर्टल, दूसरा है सेकंड है सोक्रेटिस इज अ मैन, है ना, और थर्ड देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है, अब हम मतलब इसका जैसे इसको एनालाइज करें, ये एक युक्ति हुई या आर्ग्यूमेंट हुआ। यानी कि पहला मैंने जो सेंटेंस बोला वो बोला था ऑल मैन आर मॉर्टल, अर्थात सभी मनुष्य मरणशील हैं। ये क्या हो गया, ये पहला आधार वाक्य हो गया। दूसरा आधार वाक्य क्या हो गया, सुकरात एक मनुष्य है। ठीक है, ये आधार वाक्य हो गया। और इसके आधार पे हमने जो निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो क्या निकाला, अतः सुकरात मरणशील है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बहुत ही सरल सा एक डिडक्शन है कि भाई
चूंकि सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक हमने एक सामान्य प्रपोजिशन जो यूनिवर्सल प्रपोजिशन स्टैब्लिश कर दी, इससे शुरू करा कि सभी मनुष्य मरणशील है। और फिर दूसरी आधार वाक्य हमने दिया कि सुकरात एक मनुष्य है। अब चूंकि सभी मनुष्य मरणशील है और सुकरात भी एक मनुष्य है, तो इट इज लॉजिकली इम्प्लाइड दैट सोक्रेटिस इज ऑल्सो मॉर्टल, अर्थात सुकरात भी जो है वो मरणशील है। तो इसमें जो निष्कर्ष आया वो क्या आया कि सुकरात मरणशील है। तो ये तो हो गया निष्कर्ष। और ये किस बेसिस पे हमने इसको स्टैब्लिश करा? दो आधार वाक्यों की सहायता से। पहला आधार वाक्य था हमारा ऑल मैन आर मॉर्टल, और दूसरा आधार वाक्य था हमारा सोक्रेटिस इज अ मैन, कि सभी मनुष्य मरणशील है, और दूसरा आधार वाक्य सुकरात एक मनुष्य है, तो अतः सुकरात मरणशील है। तो इस प्रकार से हम जो युक्ति है या आर्ग्यूमेंट है उसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आज के जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली लॉजिक के टर्म्स विच आर यूज्ड इन लॉजिक, बिल्कुल एक तरह से समझ लीजिए बेसिक से ये तर्कशास्त्र के लॉजिक को, इनको समझे बिना हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये क्लियर करते हैं, आपके जैसे जो सेकेंड ईयर है वैसे अभी तक आप लोग सिलेबस से अप्रेस्ड हो ही गए होंगे। हमने वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी अप्रेस आपको कराया है, और इसमें आपके जैसे 2 पेपर्स हैं, और ये वाला जो पेपर है तर्कशास्त्र का, इसमें आपके चॉइस भी है, आपका धर्म दर्शन है अथवा तर्कशास्त्र है। हम जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे लेते हैं वो तर्कशास्त्र पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आप जो 4 बेसिक ब्रांचेस हैं फिलोसफी की, दर्शन की, उसमें एक मेटाफिजिक्स आ जाती है, एक एपिस्टेमोलॉजी आ जाती है, एक लॉजिक आ जाता है, और एक एथिक्स आ जाता है। तो लॉजिक जो है इट इज इंडिस्पेंसिबल टू फिलोसफी, एक दर्शन शास्त्र का एक अभिन्न अंग है। तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप इसको अवश्य पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। आपको जब एक बार समझ में आ जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज तो होगी, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड बहुत स्कोरिंग पेपर है ये। ठीक है, तो अब आज हमने जो पढ़ा इसमें वो बेसिकली मूल जो एक तरह से टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉजिक या तर्कशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली मूल शब्दावली उसको पढ़ा, जिसमें हमने इन्फेरेंस या अनुमान और प्रपोजिशन या तर्क वाक्य, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड प्रपोजिशन, वाक्य और तर्क वाक्य में अंतर पढ़ा, और फिर इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है, युक्ति होता है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके आकार को समझने की कोशिश करिए और उसको परिभाषित करा। तो ये आप अपना अच्छी तरह से पढ़िए और इसको अंडरस्टैंड करिए। आगे का जो हमारे और भी इसमें टर्म्स आएंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।